इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। NIRF रैंकिंग्स 2025। शिक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2025 को NIRF रैंकिंग 2025 जारी की। IIT मद्रास ने लगातार 7वें साल इंजीनियरिंग श्रेणी में पहला स्थान पाया। दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर IIT मुंबई रहे। यह रैंकिंग 17 श्रेणियों में जारी की गई, जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, चिकित्सा, अनुसंधान आदि। यह रैंकिंग भारत के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता को दर्शाती है। सेमिकॉन इंडिया 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसमें 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, उद्योगपति, स्टार्टअप्स और छात्र शामिल हुए। भारत की सेमीकंडक्टर विकास यात्रा 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से शुरू हुई थी। तिरुमाला हिल्स, एर्रामट्टी डिब्बालू यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल। आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियां और विशाखापट्टनम के पास स्थित एर्रामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। एर्रामट्टी डिब्बालू लगभग 1500 एकड़ में फैले हैं और समुद्र स्तर के ऐतिहासिक बदलावों व प्राकृतिक क्षरण का संकेत देते हैं। इन्हें 2016 में राष्ट्रीय भू धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। यूनेस्को की सूची में शामिल होना संरक्षण की दिशा में पहला बड़ा कदम है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। समारोह में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 12वीं फेल को श्रेष्ठ फीचर फिल्म और कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को श्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया। श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला, जबकि रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल का शुभारंभ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य विवादों का समयबद्ध निपटारा, कर कानूनों की एक समान व्याख्या और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। GSTAT की संरचना में नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और देश भर में 31 राज्य पीठें शामिल हैं। प्रत्येक पीठ में 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे, जो कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञता के संतुलन को दर्शाते हैं। देश की अन्य कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 को आदिवाणी नामक भारत का पहला AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक लॉन्च किया। RBI ने FY26 में भारत के निजी क्षेत्र की पूंजीगत व्यय में 21.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 2.67 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। 1 सितंबर 2025 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने 1 सितंबर 2025 को हैदराबाद के पटेलगुड़ा पंचायत में निवेशक दीदी चरण 2 की शुरुआत की। 1 सितंबर 2025 को NCERT ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कई नई पहल शुरू कीं। 1 सितंबर 2025 को TCA कल्याणी ने भारत की 29वीं महालेख नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाते हुए विक्रम 3201 नामक पहला मेड इन भारत 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधिशाख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसान ऐप लॉन्च किया। 1991 बैच के IAS अधिकारी श्री रजित पुन्हानी ने 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाला। GST परिषद ने एक बड़ा सुधार करते हुए 4 टैक्स स्लैब्स को घटाकर अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% कर दिए हैं। यह फैसला 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ।
केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। प्रसिद्ध लेखक और बाल साहित्यकार आनंद वी पाटिल को 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में प्रोफेसर वी.के. गोकाक अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1 सितंबर 2025 से भारत में चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक HUID आधारित हॉलमार्किंग शुरू हो गई है। गृह और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किया। इसरो का कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट दिसंबर 2026 तक तैयार होगा। RBI ने R. गांधी को यस बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। NHPC लिमिटेड ने भूपेंद्र गुप्ता को नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति रॉय की आत्मकथा मदर मैरी कम टू मी 2 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुई। हिमाचल प्रदेश को 99.3% साक्षरता दर के साथ पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना की ऑपरेशन राहत के तहत बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से 6,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। CP राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। स्वच्छोत्सव 2025 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया, जो स्वच्छता ही सेवा अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने के बाद 1,500 करोड़ रुपए के केंद्रीय राहत पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को शुरू किए गए 5 साल पूरे हो गए हैं। ICC ने महिलाओं के क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन अभियान लॉन्च किया है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का बीटा वर्जन लॉन्च किया। पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 से 11 सितंबर 2025 को नोएडा में आयोजित पर्पल फेस्ट 2025 ने दिव्यांगजनों की रचनात्मकता, संघर्षशीलता और उपलब्धियों का उत्सव मनाया। भारत टर्टल संरक्षण कार्यक्रम के सहयोग से एशियाई विशाल कछुओं के पहले सफल कृत्रिम प्रजनन का रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ज्ञान भरतम पोर्टल लॉन्च किया। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पटना में खोला गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली, भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है, जो द विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली टाटा निर्मित लांजा N3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक का कार्यभार संभाला। 13 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना को एंड्रॉथ नामक दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सौंपी गई, जिसे कोलकाता स्थित GRSE ने बनाया है। 12 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना के लिए तीसरा डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSCA-22 को कोलकाता में लॉन्च किया गया। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में उद्घाटन किया। RBI ने भारतीय नोटों की डिज़ाइन, सुरक्षा विशेषताओं और विनिमय नियमों की जानकारी के लिए एक समर्पित माइक्रोसाइट लॉन्च की है। न्यायमूर्ति M. सुंदर ने 15 सितंबर 2025 को मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले ने इंस्पायर अवार्ड 2025 में भारत में सबसे अधिक छात्र नवाचार प्रस्तुत कर पहला स्थान हासिल किया है। 16 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नरणपुरा में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया। रजत पाटीदार के नेतृत्व में सेंट्रल जोन ने 11 वर्षों बाद 2025 दिलीप ट्रॉफी जीती। चुनाव आयोग ने EVM बैलेट पेपर का डिज़ाइन अपडेट किया है ताकि वोटिंग प्रक्रिया और बैलेट की स्पष्टता बेहतर हो सके। सेबी ने 16 सितंबर 2025 को स्वागत FI नामक नया डिजिटल फ्रेमवर्क लॉन्च किया।
MNRI ने भारत की पहली राष्ट्रीय जियोथर्मल ऊर्जा नीति लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य 10 गीगावाट क्षमता विकसित कर देश के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों के साथ जियोथर्मल ऊर्जा को जोड़ना है। EPFO ने पासबुक लाइट फीचर लॉन्च किया है, जो सदस्यों को तेज क्लेम निपटान और रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देगा। भारत ने 1965 के भारत-पाक युद्ध की 60वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। IRDAI ने बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया है, जो जीवन, स्वास्थ्य, मोटर, यात्रा और सामान्य बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मार्केटप्लेस होगा। फोनपे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है। तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है जिसने महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान कार्ड जारी किए हैं। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 22 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में पहली बार ग्राम पंचायतों को एक विशेष श्रेणी में सम्मानित किया गया। 22 सितंबर 2025 को CDS जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक तकनीकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजयक ने कारगिल, लद्दाख में अपनी 15वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 2025 में अपनी डेब्यू किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स प्रकाशित की। इतिहास और संस्कृति को सम्मानित करते हुए महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अब अहिल्यानगर रखा गया है। 24 सितंबर 2025 को महात्मा मंदिर, गांधीनगर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। विशाखापट्टनम घोषणा 2025 ने भारत के डिजिटल शासन का रोडमैप तय किया है, जिसमें AI, सिविल सेवा सुधार और समावेशी तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रख्यात कन्नड़ लेखक डॉक्टर SL भैरप्पा का 94 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2025 को 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक चांदी और बिना स्टड वाली आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने जनरल अनिल चौहान की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यकाल को 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के 104 किलोमीटर हिस्से को दोगुना करने के लिए 2192 करोड़ की मंजूरी दी है। भारत ने रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो रक्षा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर 2025 को बिहार की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक को 10,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। भारत के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में पहली बार स्वैपेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक भारी ट्रकों का बेड़ा लॉन्च किया गया। पिडिलाइट के MD सुधांशु वात्स को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तिरुमला में तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के कोलाचल तट के पास एप्टेरिस्टस कन्याकुमारी नामक नई बिना पंख वाली सांप ईल प्रजाति की खोज की गई है। भारत सरकार ने डॉक्टर कनाड दास को बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 13वां निदेशक नियुक्त किया है, जो BSI के पहले माइकोलॉजिस्ट हैं। मिस्सूरू के वरिष्ठ पत्रकार अमशी प्रसन्न कुमार को 2025 का कृषि मीडिया पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ने वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के वन क्षेत्र में 22.5% की बढ़ोतरी और कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई गई है। भारतीय वायु सेना ने 62 साल सेवा के बाद अपने सबसे प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान MiG-21 को औपचारिक रूप से रिटायर कर दिया है। फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में 500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्कूल स्तर पर नवाचार को मजबूत किया जाएगा।
FSSAI ने फोस्कोस पोर्टल पर आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग विंडो शुरू की है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को 62 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर किया? ए. मिराज 2000, बी. राफेल, सी. मिग 21, डी. सुखोई 30 MKI।